नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है 2018 के पॉलिटी की पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है नेता प्रतिपक्ष के बारे में है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता है कि इसमें हमको कुछ स्टेटमेंट पता होंगे और कुछ नहीं पता होंगे, लेकिन हम वो है एलिमिनेशन के हिसाब से निकाल लेंगे। हमको इनमें से कोई एक गलत स्टेटमेंट छांटना है जिससे हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। क्या कहता है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। मान के चलिए कि ये हमको नहीं पता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। ये भी हमको नहीं पता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल अभी सीट कितनी है? 543 और कुल सीटें जो हैं 550 हैं। तो इनका अगर 10% मतलब नेता प्रतिपक्ष के लिए हमको मालूम है कि 10% सीट की आवश्यकता होती है और इनका 10% निकालेंगे तो लगभग 55 सीट के आसपास होता है। मतलब न्यूनतम जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए 55 सीट होना अनिवार्य है लोकसभा में। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि 75 सीट नहीं, न्यूनतम जो है 55 सीट चाहिए होगी। और तीसरा स्टेटमेंट अगर हम गलत है, इसका मतलब हम ऑप्शन देखेंगे कि पहला ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है और हमारा आंसर है बी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमको 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को पता है कि ये गलत है तो हम एलिमिनेशन के माध्यम से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो और नेता प्रतिपक्ष का दोस्तों इस साल भी बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है इस साल के लिए भी ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में हमको डिटेल पता होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% चाहिए होता है लोकसभा या राज्यसभा में। और ये परंपरानुसार है, कोई संविधान में लिखा नहीं है, ये परंपरा बना दी गई है। और सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष की जो मान्यता है वो 1969 में दी गई थी। और इसके बाद जो है सांविधिक जो मान्यता है इसको एक्ट 1977 में पारित हुआ, उससे इसको सांविधिक मान्यता प्राप्त हुई। 1977 में जो एक्ट पारित हुआ उसका नाम था विपक्षी नेता वेतन भत्ता अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा कि सांविधिक मान्यता जो है 1977 में प्राप्त हुई, जबकि नेता प्रतिपक्ष की जो मान्यता है वो 1969 मतलब 69 में हुई। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि जो सदन के जो सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देते हैं किसी भी सबसे बड़े दल को जिसको 10% सीटें प्राप्त हैं। ठीक है, पहली लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन इनसे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या थी, निर्दलीय की संख्या सर्वाधिक थी। मतलब कांग्रेस के बाद अगर किसी की संख्या ज़्यादा थी तो वो तो निर्दलीय सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। और लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो कांग्रेस थी और उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद निधि किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी भी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है संसद। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये केशवानंद भारतीवाद पढ़ा होगा आपने कि केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे की संकल्पना आई थी और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी विषय का न्यायिक जो है परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन बाद में केशवानंद भारतीवाद में ये बोला गया कि अगर मूल ढांचे का उल्लंघन होता है तो फिर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, और बाद में IR कोइलो केस था, इसमें यह बोला गया कि मूल ढांचे को प्रभावित करने की स्थिति में 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दूसरा ये गलत है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी विषय का न्यायिक परीक्षण हो सकता है। और इसमें एक डेट याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद की जो डेट है 24 अप्रैल 1973। इसके बाद में जो मामले 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं उनका न्यायिक परीक्षण हो सकता है, इसके पहले का नहीं होगा। ठीक है, और 9वीं अनुसूची हमको मालूम होना चाहिए कि ये पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से आई। ठीक है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची से भी रिलेटेड सारे फैक्ट हो गए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा सही है,
तो केवल एक सही है इसमें, याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे इस समय। और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी विषय का जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है, पहले नहीं होती थी, 24 अप्रैल 1973 के बाद से हो सकती है। उसके पहले वाले जो विषय जोड़े गए हैं उनका नहीं होगा। और ये किस केस में कहा गया था? IR को इलो केस, वर्सेस तमिलनाडु राज्य, 2007 में हुआ था ये केस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन हम अलग से ये समिति के बारे में पढ़ेंगे, तब देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है, 2024 में भी आया था और हमने पहले ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है कि किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमको गलत स्टेटमेंट देखना है कौन सा है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। धन विधेयक जो है भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, भारत की आकस्मिकता निधि के धन के विनियोजन से संबंधित, ये गलत है दोस्तों। विनियोजन मतलब उपयोग करना, और धन विधेयक जो है भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है, ये संचित निधि के विनियोजन से संबंधित है, ये याद रखना है हमको। ठीक है, और डी ऑप्शन है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। आर्टिकल 110 आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग के बारे में होगा। और आर्टिकल 109 जरूर पढ़िएगा, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है इसमें कि इसमें राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और ये राज्यसभा में जब जाएगा तो उसके पास 14 दिन तक रोकने की है, नहीं तो वो पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा की, और याद रखिएगा धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति इसमें प्राप्त नहीं है धन विधेयक के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमको निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये पता होना चाहिए कि इनका जो निर्वाचन कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, और विधान परिषद के भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ में दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। ठीक है, उनसे मिलकर जो है निर्वाचक मंडल तैयार होगा राष्ट्रपति का। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें जो है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि एमएलए का वोट, एमपी के एमएलए का वोट अलग होगा, महाराष्ट्र के एमएलए का वोट अलग होगा, यूपी के एमएलए का वोट अलग होगा, वोट का मूल्य मतलब अलग होगा। दूसरा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये ऐसा नहीं है। ये प्रावधान है कि जो जितने भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, सभी के वोट का जो मूल्य होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, और कुल सांसदों के कुल मूल्य जितना होगा, सांसदों का कुल मूल्य जितना होगा एमपी, वो जो है टोटल जो है इंडिया के एमएलए के कुल मूल्य के बराबर भी होगा। ये प्रावधान भी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या निकला है? ए। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 में है। इसमें बताया गया है कि विधायक के मत का मूल्य कैसा निकाला जाता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका ये मतलब कंसेप्चुअल सवाल है। तो यदि आप पहला ऑप्शन देखते हैं, यदि विधियां अधिक हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर विधि अधिक है तो आपकी स्वतंत्रता कम हो जाएगी, ये ज़रूरी तो नहीं। दूसरा है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये बात भी सही है कि अगर आपकी स्वतंत्रता तभी है कि जब विधि बनी होगी।
कि आपकी स्वतंत्रता का हनन कोई न कर पाए। ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट भी है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। और तीसरा है कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता तो वहाँ स्वाधीनता के लिए खतरा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये तो मतलब ऑप्शन से निकल आता है ये, ठीक है। इसका आंसर है बी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ये एकदम सही है, आर्टिकल 361 बोलता है। और हम आर्टिकल 14 जब पढ़ते हैं उसके अपवाद भी पढ़ते हैं। ये समानता के अधिकार का अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अब के विरुद्ध जो है उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां जो हैं और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके लिए जो है आर्टिकल 158 पढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर जो पूछा गया आर्टिकल 59 को 361 के साथ लिंक करके पूछा गया। अगले बार हो सकता है, मतलब आर्टिकल 158 को 361 के साथ लिंक करके पूछा गया, अगली बार हो सकता है 59 को लिंक करके पूछा जाए। 59 जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में है। इसमें राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, आर्टिकल 59 बोलता है। और आर्टिकल 158 में क्या बोला गया कि यहाँ पर देखिए कि मतलब उपलब्धियां और भत्ते जो हैं वो कम नहीं किए जाएंगे राज्यपाल की। ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार। मैंने जो काम की बातें हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है। तो इसमें दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला स्टेटमेंट है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ये बात सही है कि अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं होगा। दूसरा है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। ये ऐसा नहीं है, जब तक कि नवनिर्वाचित विधानसभा नहीं आती तब तक नहीं करेगा रिक्त, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। इसका आंसर है ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल है। तो निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। मतलब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि किसी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार जो है विधि के अनुसार चलेगी, ठीक है। पहला है शक्तियों का परिसीमन। मतलब क्या शक्तियों की लिमिटेशन तय करता है विधि का शासन? बिल्कुल, सरकार की मनमानी होने से रोकेगा, उनकी शक्तियों में लिमिटेशन तय करता है। तो पहला तो सही है। विधि की समक्ष समता, बिल्कुल, विधि के शासन का तो मूल तत्व ही है विधि के समक्ष समता। तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। ये तो गलत है। क्या आपका सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है? नहीं, जबकि सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। मतलब जो है सरकार जो है सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, जनता का नहीं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सरकार के प्रति बोल रहा है जन उत्तरदायित्व, ये गलत हो गया। फोर्थ है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। तो आंसर हो गया सी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 356 से रिलेटेड राष्ट्रपति शासन के संबंध में। क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? ऐसा नहीं है, स्वतः भंग नहीं होगी, वहाँ की मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। और राष्ट्रपति जो है वो विधानसभा को भंग करने के लिए बोलेगा, उसके लिए जो है संसद से विधि पारित होगी, उसके बाद भंग होता है, स्वतः भंग नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरा है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ये स्टेटमेंट सही है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस राज्य की जो विधि बनाने की शक्ति है वो संसद के पास चली जाएगी, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये जब आर्टिकल 352 लगता है तब अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 358 में कहा गया है। चौथा है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपको यहाँ पर बी और डी में कंफ्यूज हो सकता है, ये आपने पढ़ा होगा। और इसके लिए हमको क्या है, बेयर एक्ट देखना चाहिए। आर्टिकल 357 इसके बारे में कहता है कि आर्टिकल जब 356 लगता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि विधानमंडल की जो शक्तियाँ हैं संसद द्वारा
या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी, मतलब संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी, ये याद लिखा है। और संसद जो है वो किसको दे सकती है, वो राष्ट्रपति को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसका मतलब मेन शक्ति किसको प्रोवाइड की गई है, संसद को। संसद चाहे तो राष्ट्रपति को विधि बनाने की शक्ति दे सकती है, याद रखिएगा ये। तो डी ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो डी नहीं है, बी है, याद रखिएगा। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार 357 आर्टिकल डिटेल में। और आपको जो है 352, 356 और 360 में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है ये 2018 का, कि निजता का अधिकार हम सब जानते हैं कि पुट्टास्वामी केस हुआ था, आर्टिकल 21 में कहा गया है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं की बात करेगा ये निजता का अधिकार। के एस पुट्टास्वामी वाद हुआ था 2017 में, इसमें निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 का भाग माना है, ठीक है। तो 2018 के हमारे PYQs कंप्लीट होते हैं।